हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के वीडियो में हम एक अपना जो लास्ट एग्जाम हुआ था RSCIT का 3 अक्टूबर 2021 को, उसके बारे में बात करेंगे। और आप सोचेंगे कि 3 अक्टूबर 2021 वाले एग्जाम का तो रिजल्ट भी आ चुका है, अब इसके एनालिसिस की क्या आवश्यकता है। तो हमारा जो उद्देश्य है इस एनालिसिस वीडियो के पीछे, वो भी आपको क्लियर करना है, उसके बाद ही आपको वीडियो देखना है। मामला ये है, अगला जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 28 नवंबर को होगा, और 28 नवंबर 2021 को जो पेपर होगा, उस पेपर में किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह का पेपर का पैटर्न होता है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। टोटल आपके जो थ्योरी का जो पेपर है उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, और आपको इसमें से लगभग 15 क्वेश्चन सही करने होते हैं, 14-15 ऐसा कुछ रेशियो रहता है इसका। तो वो 15 क्वेश्चन आप सही कर पाए, कम से कम इतना, तो बाकी 35 में से 35 आपको सही करने हैं, ऐसा प्रयास करना है। उसके लिए जरूर ही आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी तो खूब सारी है, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा जो भी है, या खूब आपका कंप्यूटर या जो अपना ये कंप्यूटर वाला मामला है, पूरा का पूरा बढ़िया तैयारी होगी आपकी। लेकिन जब प्रश्न हम देखेंगे, पेपर देखेंगे, तो उससे और क्लियर होगा कि हम अब अगले जो 10-15 दिन है, या 28 नवंबर का पेपर है, उसके बाद भी तो पेपर होने वाले हैं। हो सकता है आप में से कोई ऐसे विद्यार्थी भी इस पेपर को देख रहे हो जिनका 28 को और 3 को कोई संबंध ही नहीं है, एक साल बाद हो रहा, 2022 की बात है ये, या 23 की बात है। अगर सिलेबस वगैरह बदल गया है तो बात अलग है। बाकी ये बात है क्लियर सी, हमें ध्यान रखनी है कि जो 3 अक्टूबर 2021 को पेपर आया था, सेम उस पेपर के आसपास की चीजें ही आपको 28 नवंबर वाले पेपर में पूछी जाती है। न तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, और न ही कहीं और जगह से कोई चीज आपको पूछी जानी है। तो क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। वैसे पेपर आजकल बनता है, उसमें थोड़ा 50-50 किया गया है। 50 का अपन रेशियो ले सकते हैं। 50% जो क्वेश्चन है वो थोड़े जिनको अपन अपनी लोकल भाषा में, वैसे अंग्रेजी में, लेकिन लोकल में बोलते हैं, टफ है। और 50 बिल्कुल इजी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो प्रश्न है वो कंप्यूटर से भी रिलेटेड है, और जनरल अवेयरनेस से भी रिलेटेड है। वो चीजें टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ ऐसी चीजें जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी समझ के साथ थोड़ा सा समय अगर हम इस विषय को देते हैं, तो निश्चित रूप से कोई समस्या आती नहीं है। आराम से आप RSCIT का जो एग्जाम है उसको क्लियर कर जाते हैं। तो बात कर लेते हैं अपन फटाफट से। आपका समय बिल्कुल बहुत कीमती है, मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा सा समय आपको देना है। हो सकता है ये थोड़ा सा समय इस पेपर के एनालिसिस को देखने से ही क्लियर हो जाए मामला, और अगले एग्जाम में आप जो 28 नवंबर वाला है, या इसके बाद भी कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आप पास हो जाओ, अच्छी बात रहेगी ये। तो बात कर लेते हैं फटाफट से अपन। अगर आप में से किसी ने 3 अक्टूबर वाला पेपर दिया है और आप देख रहे हैं, तो ये जो ABCD सेट आते हैं अलग, उसमें से A सेट वाला पेपर है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना। और एक विद्यार्थी हैं अपने टैलेंट कंप्यूटर कोटड़ी के, उनका ही पेपर है, और लगभग उनके सारे क्वेश्चन सही हैं। 2-3 क्वेश्चन में कोई समस्या है तो उसको अपन देख लेंगे। बाकी ये जो निशान लगाया हुआ है राइट का, ये उनका ही लगाया हुआ है और सही भी है। तो पहला क्वेश्चन, अब इस पेपर ए में, मतलब जो पेपर के 4 सेट होते हैं उसमें से A सेट वाला पेपर है, तो उसके आधार पे ही अपने बात करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। तो जो चलाता है, ऑपरेट करता है, उसकी अंग्रेजी है ऑपरेट का हिंदी अनुवाद है चलाना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है, अगर प्रश्न को किसी ने समझा तो यहाँ शब्दों के आधार पे ही हम इसका जो आंसर है वो निकाल सकते थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है अपना, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तेज या फास्ट कह सकते हैं जिसको। तो मेन फ्रेम, माइक्रो, वर्क स्टेशन और सुपर कंप्यूटर। तो जैसे आपने कभी सुना होगा मेन, तो मेन यानी आदमी, कोई नॉर्मल सा कोई व्यक्ति है वो मेन। और सुपरमैन भी सुना होगा आपने, जो फटाफट से सारे काम कर लेता है, उसको सुपरमैन कहते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में जो कंप्यूटर है वो सिंपल सा कंप्यूटर, और कंप्यूटर के आगे अगर सुपर लग गया तो वो सबसे तेज। तो इसमें डी ऑप्शन सही था। बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए बस, और थोड़ा धैर्य रखना है, वहां लापरवाही नहीं करनी, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। फिर निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती रहती है। तो डायनेमिक, इसमें जो शब्द है यही बता रहा है कि ये बार बार से रिफ्रेश होती रहती है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपको सही करना था। बाकी ईपीरोम, रोम और स्टैटिक रैम, ये मतलब इसके मेमोरी के और प्रकार है, लेकिन सबसे ज्यादा बार रिफ्रेश होने वाली
वैसे ही आपको जैसे जो डिलीट नहीं होती हैं वो रोम होती हैं, ईपी रोम और स्टैटिक रोम के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आंकड़ों के बारे में, आंकड़ों से रिलेटेड जो चीजें हैं उस हिसाब से मेमोरी के बहुत सारे सेकेंडरी प्राइमरी प्रकार भी हैं, आपने कहीं पढ़ा होगा, तो वो आपको पता होने चाहिए। चौथा क्वेश्चन था कौन सी मेमोरी है जो अस्थिर प्रकार की है। अस्थिर का मतलब ऐसे समझेंगे आपकी जो डिलीट हो जाती है, जिसमें कोई आपका जो डाटा है वो खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली, मतलब जब लाइट चली जाती है इस तरह की कोई समस्या, तो उसको कहते हैं अपन रैम। और RAS लिखने में आ रहा है तो आप समझ गए होंगे कि मामला क्या है। रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको अपन कहते हैं रैम। और एक आपके लिए सुविधा रहेगी यहाँ पर, इसका जो अंग्रेजी वर्जन भी, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो उसका अंग्रेजी वर्जन उसी के साथ में रहता है, तो आप वहां से उसको और देख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं कोई भी चीज है तो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सॉफ्टवेयर नहीं है उसका पता लगाना है। तो VLC मीडिया प्लेयर तो निश्चित रूप से आपने यूज भी किया होगा, और हो सकता है अभी अगर आप ये वीडियो लैपटॉप में देख रहे हैं तो अभी यूज कर रहे होंगे। एडोब रीडर आप PDF देखते हैं इसमें, और फोटोशॉप से आप फोटो को, हाँ वही काम है। तो विंडोज XP है वो आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका पता लगाना होता है आपको। एक उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो आप फाइलें सेव करते हैं फोल्डर में, तो एकदम मतलब मुझे लगता है कि यार अमेजिंग सा काम है। वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हैं। तो इसमें जिनका पेपर हम पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं उनके गड़बड़ हो गया था। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जो आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद उसके आधार पे आगे से आगे जो ब्राउजिंग का काम है उसको कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर केवल जो विंडोज का वो फंक्शन है जो कि पूरा का पूरा मामला देखते हैं, कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं पूरा, तो वो। तो यहाँ वेब ब्राउजर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा में इस तरह से, क्योंकि दो में से एक ही चयन करना था और उसमें गलती हो गई यहाँ, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही है। और आगे ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन आएगा, आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी की इस प्रश्न में हम कहीं जल्दबाजी में ऑपरेटिंग मतलब वो जो मेन है वो नहीं कर दें। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। तो आप रोजाना ही सर्च करते ही रहते हैं। पेटीएम अलग ही हो गया यहाँ, ये तो भुगतान के इसके लिए यूज होता है। ये एक जो शॉपिंग की आप जानते हैं वेबसाइट है, ई-कॉमर्स वाला सिस्टम है, और कोई नहीं है तो काम ही नहीं है, क्योंकि गूगल है वो तो इतना फेमस है कि कोई समस्या आएगी नहीं आपके। और जनरल अवेयरनेस के लिए कहा था मैंने कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं तो वो आप देख सकते हैं। फिर OTP का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। खूब ही नाम चलता ही रहता है, कहा भी जाता है कि फ्रॉड हो जाते हैं ये यार, ये तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं OTP अनजान को नहीं बताने चाहिए, वो तो आप जरूर सुना होगा वन टाइम पासवर्ड। कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। अब ये नहीं है वाला आजकल बहुत ये एग्जाम्स में रहता है, तो अपने थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन। कुछ नाम तो आपने सुने होंगे, भीम ऐप है, पेटीएम नाम सुना होगा आपने, मतलब थोड़ा अलग करके, और SBI बंडी ये सब भी सुना होगा। क्रेडिट कार्ड है वो तो कार्ड रहता है भाई, मोबाइल वॉलेट थोड़ी रहता है। कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो ई कॉमर्स का मतलब वही जहां पर अपन सामग्री बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट का नाम अभी भी आया था। बाकी ट्विटर, फेसबुक ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, मतलब साइट्स हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया आपने नाम सुना ही होगा, मैगजीन का। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है। तो लेन देन के भी बहुत सारे प्रकार हैं, C2C, B2B, ऐसे बहुत सारे। तो यहाँ पर B2C है, बिजनेस टू कस्टमर, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग। फिर है EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा क्या है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन जरूरी आपने सुना होगा। ये EPDS एक सिस्टम है अपना, और उसमें BPL शब्द है वो बिलो पॉवर्टी लाइन को बताता है अपने। 13वां क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं। तो जरूर ही कम से कम ये तो सही कर सकते हैं, बिल्कुल जनरल सी बात है 12। ऐसा कैसा ही अपने आजकल में नए कोई कार्ड वगैरह जैसे जन आधार कार्ड है तो उसमें परिवार में और व्यक्तिगत पहचान में अलग अलग अंक वो या याद होने चाहिए, अगली बार हो सकता है वो पूछ लें। भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है। तो भामाशाह कार्ड अपने यहाँ था, उसकी जगह अगली बार आपको जन आधार कार्ड के बारे में पूछा जा सकता है, याद रखना वो भी राजस्थान का है।
एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? तो आप ई मित्र पे जाके, दिशा ई मित्र सवाईपुर पे जाके भुगतान कर सकते हैं। और सिंगल साइन ऑन आईडी, ये आपका खुद का, उससे आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके भी आप अपने डेबिट कार्ड जो भी है उससे जो है फीस है वो भर सकते हैं। निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? तो आधार कार्ड के डिजिट कितने हैं वो पूछा गया है, और आधार कार्ड का जो अथॉरिटी है वो उसके बारे में पूछ लिया है। तो आपने कभी साइट वगैरह के बारे में जरूर सुना होगा, UIDAI। नाम परीक्षा में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, UIDAI। अगला क्वेश्चन, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का अर्थ? तो पासपोर्ट सेवा, एस का मतलब सेवा और के का मतलब केंद्र। कौन सा मोबाइल OS नहीं है? तो लाइनक्स OS मोबाइल का नहीं है, वो किसका है? कंप्यूटर का है। बाकी एंड्रॉइड के बारे में आपने सुना होगा, आजकल विंडोज मोबाइल भी आ गए हैं। iOS के बारे में जरूर सुना ही है आपने, लाइनक्स के बारे में भी सुना है, वो लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह के बारे में। स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध हैं? तो पैटर्न बनता ही है, पिन पासवर्ड लगाते हैं। देखो, जनरल अवेयरनेस नहीं, महान जनरल अवेयरनेस है यहाँ। किस की मदद से आप कर्सर के दाएं राइट के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? तो डिलीट का ऑप्शन होता है आपके पास कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, कभी आपने देखा होगा। क्या इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आप बदल सकते हैं? तो उसके लिए जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है उसमें जाके आप, वहां दो ऑप्शन रहते हैं, उसमें से जिसे चाहे तो आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं, चाहे तो लैंडस्केप कर सकते हैं। या जब भी कोई PDF है उसको प्रिंट करना है तो उस समय भी ये ऑप्शन आपने जरूर देखा होगा। फिर वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं? तो कॉपी के लिए C आता है, तो कंट्रोल के साथ आपको C या फिर कंट्रोल के साथ V ऑप्शन यूज करके आप उसको कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। तो इसके लिए एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, तो जो एक्सेल है वहां से निश्चित रूप से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शॉर्ट कीज वगैरह के बारे में आप थोड़ा सा देख लेना, 10-20 शॉर्ट की है वो। और MS वर्ड के बारे में भी या प्रेजेंटेशन के बारे में भी आपको वहां से एक क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये जरूर आप देख लेना शॉर्ट की का। जैसे एक अमूमन चुकाने के लिए एक प्रश्न आ जाता है, अभी शॉर्ट की बात कर रहे थे तो मुझे थोड़ा याद आ रहा है, तो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में ही आ जाए ये। जैसे एक कंट्रोल प्लस अनडू के लिए आता है, तो कंट्रोल आपने दबाया, जैसे उसके साथ में आप जेड दबाएंगे अगर, तो वो अनडू हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और उलझाने के लिए यहाँ पर बहुत शानदार ऑप्शन बनते हैं, वो XYZ ऐसे दे सकता है। तो एक X आ जाएगा, कंट्रोल प्लस X, एक कंट्रोल प्लस Y, और एक कंट्रोल प्लस Z, और एक कंट्रोल प्लस U आएगा। तो हमें ऐसे लगता है कि अनडू में U आता है सबसे पहले, तो कंट्रोल प्लस U कर देते हैं। चलो, तो अगर आपका पढ़ा हुआ तो कोई समस्या नहीं तो आपको ध्यान रखना है, अनडू के लिए जो अपना शॉर्ट की है वो जेड वाला है कंट्रोल के साथ। फिर पेस्ट स्पेशल में अभी बात कर चुके हैं अपन, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय अगर उसका वैल्यूज है उसको देखना है, तो उसके लिए आप जो पेस्ट स्पेशल कमांड है आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है, साथ का साथ जो वैल्यूज हैं उनको भी, और जो आपने सेलेक्ट कर रखा है फॉर्मूला वो भी। सूत्र बनाने के लिए निम्न में से आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आया है, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ, रेफरेंस भी और वैल्यू भी, दोनों के आधार पे आप कोई भी फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। जैसे कोई मार्कशीट वगैरह ये तैयार करते हैं हम, तो उसमें पहले से फॉर्मूला डाल देते हैं कि जो शुरू के 6 सेल हैं उनका टोटल 7वें में आना चाहिए। तो हर बार जब भी आप उसमें टाइप करते हैं, जैसे ही 6 कंप्लीट होते हैं वो 7वें में ऑटोमेटिक उसका टोटल आ जाता है। पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? तो आप JPG ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। आप मतलब फोटो, कोई भी फोटो जो GIF है, मतलब गिफ बोलते हैं जिसको अपन, वो हो सकता है, JPG हो सकता है, और वेव भी हो सकता है। तीनों में से किसी को भी आप शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो जिनका हम ये पेपर यूज कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया था इसी पेपर के आधार पे, उनका ये गलत हो गया था, क्योंकि उन्होंने JPG GIF के बजाय वो ऊपर ध्यान दे दिया था। जबकि ये कह रहा है कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसमें कौन सा फाइल फॉर्मेट है उसको ऐड कर सकते हैं। तो आप फोटो, कोई सा भी फोटो ऐड कर सकते हैं, तो JPG GIF हो चाहे वो WAV वाला हो, तो उपरोक्त सभी का भी आप ध्यान रखेंगे। और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला टॉपिक से आया हुआ प्रश्न है, तो उसके भी आपको नोट्स देखने हैं थोड़े से कि भाई क्या मामला है। ये स्लाइड्स हो, अगर आप बना रहे हैं स्लाइड्स, फिर यहाँ एक शब्द है जो थोड़ा सा मैं भी देख नहीं पा रहा हूँ, अभी देखते हैं अपन, सोई है शायद ये।
चेंज, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है, चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए एप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाती हैं। जब भी आप स्लाइड शो, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने कंप्लीट किया है उसके बाद स्लाइड शो ऑन कर रहे हैं, तो उसमें आगे से आगे जो बढ़ता है उसको आप क्या कहते हैं, तो एनिमेशन नहीं कहते। एनिमेशन तो उसमें जो मूवमेंट होता है, जो फोटोज वगैरह है उनमें, उसको एनिमेशन कहते हैं। वो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे मूव करता है, उसको आप स्लाइड ट्रांजिशन कहेंगे। ये भी थोड़ा मतलब ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर भी इनके गलत हुआ था तो अपने सावधानी रखनी है, ऐसा कोई प्रश्न आए तो उसमें गलत नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप क्या करेंगे, तो उसको आप प्रेजेंटेशन डिजाइन का जो टेम्पलेट है उसका उपयोग कर लेंगे और उसके आधार पर जो प्रदर्शन है वो सेम हो जाएगा, चेंज नहीं करेंगे। मतलब कौन सा साइबर खतरा नहीं है, तो वायरस खतरा है, ट्रोजन हॉर्स का नाम आपने सुना होगा, खतरा है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज खतरा है, लेकिन ई कॉमर्स है, ये तो व्यापार से संबंधित शब्द हैं, केवल शब्द को समझना था, रूल ऑफ रिजेक्शन से भी आप इसको सही कर सकते थे। फिर अगला है, निम्न से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग्स सहित को पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, तो उसको आप सिस्टम रिस्टोर कहते हैं, आपको ध्यान रखना। रिस्टोर कहते हैं, बैकअप नहीं कहते हैं। बैकअप आप पहले से लेके चलते हैं, रिस्टोर बाद में किया जाएगा। ईमेल में बीसीसी विकल्प का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ये याद रखना आपको। बीसीसी का मतलब होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और वीजीए केबल में कितने पिन मिलते हैं, तो भाई नाम याद रख लेना, 15 मिलते हैं। और इस तरह का कोई आंकड़े वाला, संख्यात्मक डिजिट वाला कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको आप याद रखेंगे। कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है, तो आप प्रिंट करते ही हैं, उसी को हार्ड कॉपी कहते हैं। नहीं तो जो पीडीएफ है, आप मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में देख रहे हैं तो उसको आप सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। फिर नेटवर्क के प्रकार, तो लेन है, फिर मेन है और वेन है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारे के सारे ही नेटवर्क के प्रकार हैं। और 34 हैं, एक क्वेश्चन और है। पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, और इसकी अंग्रेजी अगर देखेंगे तो आप सही कर पाएंगे। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अंग्रेजी जरूर देखनी है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और परीक्षा में चुकाने के लिए हो सकता है कि अब पहले की जो क्लासें, इसमें वैसे चुकाने जितना शब्द आया नहीं है, लेकिन आप सावधानी रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें थोड़ी सी ऐसा रहता है कि मतलब चूक सकते हैं अपन। पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, उसी रूप में अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को ले जाते हैं तो वो पीडीएफ कहलाता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। ये पेपर है भाई, इस तरह का पेपर आता है। इसके बावजूद भी अगर कोई विद्यार्थी ऐसे सोचता है कि यार RSCIT में क्या होगा, तो फिर तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। बाकी सीधी सीधी बातें हैं, कुछ 8-10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अपन दैनिक जीवन में जिनको देखते हैं, जैसे आधार कार्ड से रिलेटेड है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है, वेब ब्राउजर वगैरह है, मोबाइल है, ऐसी चीजें हम यूज करते हैं, वहां के हैं। फिर कुछ 2-3 जो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर हैं उनसे संबंधित प्रश्न आए हैं यहाँ 8-10, तो वो देखे हमने, जिसमें एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, और MS DOS है, मतलब डॉक्स के बारे में जो भी अपन कोई फाइल वगैरह टेक्स्ट से संबंधित काम करते हैं वो। फिर एक प्रेजेंटेशन वाला है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं अपन। 2-3 उन टॉपिक के थोड़े से प्रश्न, शॉर्ट कीज वगैरह आपको देखनी है। और 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तक अपन मांग सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं जिनमें कोई भी एक शॉर्ट फॉर्म आएगी और उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पीडीएफ आ गया, एक जो लेन वेन है उनका, उनसे रिलेटेड है, फिर एक वो बीपीएल आया था, एक वेज वाला प्रश्न आया था, ऐसे कुछ क्वेश्चन है वो भी आएंगे। तो जो फुल फॉर्म वगैरह अगर 8-10-20 लिखी हुई है आपके पास, नोट्स वगैरह है, तो वहां से आपको याद करनी है अच्छे से कंप्लीट। ओके, इससे रिलेटेड और किसी प्रकार की कोई समस्या है, क्वेरी है आपकी, मतलब कि जो RSCIT एग्जाम है उससे संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में, जिंदाबाद काम है अपना, वो आप बता सकते हैं। नहीं तो और भी कोई RSCIT करना चाह रहा हो, कोई विद्यार्थी, कोई दोस्त हो आपका, तो उनके साथ जरूर ये वीडियो साझा करना ताकि उनको थोड़ा समझ में आए। एक वैसे पेपर आपने जरूर देखा होगा, लेकिन जब अपन इस तरह से बात करते हुए और कुछ बात सुनते हैं तो उससे ज्यादा समझ में आती है, चीजें क्लियर हो पाती हैं। तो ठीक है, आपको शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। और इस पेपर से आपने क्लियर कर लिया होगा कि किन चीजों को आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए तैयार करना है, और उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। ओके, धन्यवाद।